तो बकलिंग फेलियर के कैलकुलेशन के लिए कुछ थ्योरी आई, क्योंकि कंप्रेसिव फोर्स की वजह से अगर क्रश होकर टूट रहा है कॉलम, तो उसके लिए तो सिंपल फॉर्मूला है, परमिसिबल स्ट्रेस कितनी है, जैसा अपन ने देखा था सरिये का टेंशन में देखा था, उसकी 250 न्यूटन पर मिल mm स्क्वायर है। उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, उससे मल्टीप्लाई कर दो, जो लोड आ गया उतने लोड पे वो क्रश हो जाएगा। बकलिंग में ऐसा फॉर्मूला निकालना कठिन था, कुछ थ्योरी आई। तो ये एक थ्योरी आई यूलर की, यूलर्स थ्योरी। नाम बोल पाओगे इसका? हाँ। तो वह स्ट्रट, अब यहाँ जब जब भी स्ट्रट आ रहा है मतलब समझ जाओ बकलिंग फेलियर हो रहा है। स्ट्रट जब भी बकलिंग में फेलियर होता है, इसको वो एनालिसिस कर सकते हैं यूलर्स थ्योरी से। तो उसमें कुछ है अजम्पशन, कुछ मान के चल रहे हैं वो बातें, वो अगर बातें सही हैं तो ही उस कॉलम पर ये थ्योरी अप्लाई होती है। पहला अजम्पशन है, ये सिलेबस में आपको हो सकता है थ्योरी में लिखने आ जाए कि यूलर्स थ्योरी के अजम्पशन बताइए। उसके बाद अपन लिमिटेशन भी देखेंगे। लिमिटेशन मतलब कहाँ कहाँ इस थ्योरी में कमियां हैं, वो दोनों सवाल पूछते हैं। तो अजम्पशन क्या क्या है, तो सबसे पहला लिखा है इनिशियली, मतलब लोड लगाने से पहले कॉलम को मान लेते हैं कि परफेक्टली स्ट्रेट है, एकदम सीधा है। एंड द लोड अप्लाइड इज ट्रूली एक्सियल, और जो लोड अप्लाई हो रहा है वो एकदम एक्सिस के सेंटर, कॉलम के एक्सिस पर लग रहा है, कॉलम की एक्सिस की दिशा में, और कॉलम की एक्सिस जहां पर भी स्थित है वहीं पे लोड लग रहा है। अगर ऐसा नहीं मानेंगे तो क्या होता है, अगर आड़ा तिरछा लोड लग रहा है तो काफी कम लोड पर भी कॉलम फेल हो सकता है, बकलिंग हो सकती है, कॉलम नहीं स्ट्रट। सेकंड, क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉलम इज यूनिफॉर्म, मतलब लंबाई के साथ साथ थ्रू आउट इज लेंथ, लंबाई के साथ साथ क्रॉस सेक्शन बदल नहीं रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है कि ऊपर क्रॉस सेक्शन ज्यादा था, जैसे जैसे कॉलम में नीचे आते गए तो क्रॉस सेक्शन कम हो गया, फिर और नीचे गए तो फिर से कॉलम का क्रॉस सेक्शन बढ़ गया। ऐसा नहीं है, इस थ्योरी में ऐसा मान के चल रहा है। यदि कोई ऐसा कॉलम बना दे जो नीचे से चौड़ा है और ऊपर से कम चौड़ा है, जो फ्लैग लगा है इंडिया का, वहां पे वैसा ही कॉलम है, तो ये थ्योरी एकदम अप्लाई नहीं कर सकते, इसमें फिर कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। ठीक है। तीसरा है कॉलम का मटेरियल एकदम परफेक्टली इलास्टिक है। इसका मतलब क्या है, इलास्टिक मतलब क्या है, अगर कॉलम को मोड़ के लोड लगा के मोड़ दें और लोड हटा दें, तो अगर जो भी डिफ्लेक्शन आया था कॉलम के मटेरियल में वो इलास्टिक लिमिट के अंदर था, तो लोड हटाने के बाद कॉलम वापस से सीधा हो जाएगा। इलास्टिक प्रॉपर्टी मतलब क्या है, लोड लगा के हटा दो तो पहले वाली कंडीशन में मटेरियल आ जाएगा। होमोजीनियस है, इसका मतलब ये है कि ऊपर से नीचे तक कॉलम में दाएं से बाएं मटेरियल की प्रॉपर्टी नहीं बदल रही। ऐसा नहीं किया कि बढ़िया बढ़िया मटेरियल बाहर बाहर लगा दिया, अंदर कोई देख नहीं रहा तो कुछ भी कचरा भर दिया। एंड आइसोट्रोपिक, सभी दिशाओं में कॉलम की प्रॉपर्टी समान है और ओबे करता है हुक्स लॉ को। हुक्स लॉ अपन ने पढ़ा था, प्रोपोर्शनलिटी लिमिट से पहले स्ट्रेस और स्ट्रेन प्रोपोर्शनल रहते हैं, ये हुक्स लॉ है। चौथा, शॉर्टनिंग ऑफ कॉलम। शॉर्टनिंग ऑफ कॉलम मतलब क्या है, कॉलम के ऊपर जब भी लोड लगेगा कंप्रेशन का, तो उसके फलस्वरूप क्या होगा, कॉलम की थोड़ी सी लंबाई कम हो जाएगी क्योंकि उसको दबाया जा रहा है, उसको बोलते हैं शॉर्टनिंग। शॉर्टनिंग ऑफ कॉलम ड्यू टू लोड इज निग्लेक्टेड। ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि जो भी इफेक्टिव लेंथ अपन निकालेंगे, मान लो 10 मीटर, अब आप बोलोगे कि वो लोड लगाने के बाद थोड़ी सी 1 mm उसकी लंबाई कम हो गई, तो अब हमें क्या उसकी इफेक्टिव लेंथ 10 मीटर लेना चाहिए या 10 मीटर माइनस 1 mm लेना चाहिए? तो इसका कहना है कि आप उसको निगलेक्ट कर दो, जो थोड़ी सी उसके अंदर कमी आई है लंबाई में उसको निगलेक्ट कर दो। पांचवा पॉइंट है फेलियर ऑफ कॉलम सिर्फ बकलिंग से ही हो रहा है, तभी तो ये थ्योरी अप्लाई होगी, ये थ्योरी उसी चीज की है। कंप्रेशन में फेल हो जाएगी तो फिर क्या मतलब। ठीक है। तब ये थ्योरी में होता क्या है, दो तरह की दिशाएं अपन मान के चलते हैं। यदि इस प्रकार का फेलियर हो रहा है, जैसा कि पेड़ झूलता है हवा में, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन मान ली। और यदि ऊपर से और नीचे से कॉलम बंधा हुआ है, जैसा कि अपन ने देखा था, तो इस प्रकार से अगर इसमें
फेलियर होता है तो ये नेगेटिव साइन मानते हैं। तो वह मोमेंट जो कॉलम को बेंड करता है, कॉन्वेक्सिटी, कॉन्वेक्स पता है, कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस होता है ना, तो जिसमें इनिशियल जो लाइन है, बीच की लाइन है, इस यहां से अगर देखें तो ये सरफेस कॉन्वेक्स दिख रहा है, और ये जो बीच वाली लाइन है यहां से अगर इसे देखें तो ये कॉनकेव दिख रहा है। तो इसका ये कहना है कि सेंटर लाइन से देखने पर, फेल होने के बाद का जो कॉलम की कंडीशन है उसे देखने पर, अगर कॉन्वेक्स दिख रहा है तो पॉजिटिव है, कॉनकेव दिख रहा है तो नेगेटिव है। ठीक है, ये कॉनकेविटी टुवर्ड्स इनिशियल सेंटर लाइन नेगेटिव, यही दोनों बातें लिखी हुई है। टाइप्स ऑफ एंड कंडीशन मैंने अभी पहले भी बताई थी, दोनों एंड हिंज हैं, पिन सपोर्ट और हिंज सपोर्ट एक ही चीज होती है। बोथ सपोर्ट फिक्स हैं, एक हिंज है और एक फिक्स है, एक फिक्स है एक हिंज है, ठीक है, और दूसरा एक फिक्स है और दोनों एक फिक्स है और दूसरा फ्री है। इसमें एक कंडीशन नहीं लिखी है, अच्छा दिख नहीं रहा, इसमें एक कंडीशन नहीं लिखी है। क्या होगा अगर अगर एक अगर एक पिन है और दूसरा फ्री है, ये तो दिया ही नहीं है इसमें, ऐसा क्यों नहीं दिया? अरे क्योंकि अगर ये पिन है तो इसके अबाउट तो ये रोटेट हो सकता है ना, तो कॉलम खुद के ही वजन से गिर जाएगा, क्या ये लोड सहन करेगा? क्योंकि यहां से तो फ्री कर दिया आपने इसको, तो हिंज और फ्री वाला कभी नहीं बनता। यहाँ फ्री है तो यहाँ पे फिक्स करना पड़ेगा, तभी तो टिकेगा वो, नहीं तो टिकेगा कैसे? हिंज सपोर्ट क्या होता है, थोड़ा सा दिमाग में घुसा हुआ। अब देखो इनकी फेलियर कंडीशन कैसी बनती है। अब ये इसका एक डेरिवेशन है, मान लेते हैं इसकी लंबाई L है, इसके ऊपर P लोड लग रहा है। ये डेरिवेशन एक्चुअली आपको सिलेबस में नहीं है, एक बार देख लेते हैं सिलेबस। थ्योरी का अजम्पशन है, लिमिटेशन है, फिर एप्लीकेशन ऑफ इक्वेशन है डायरेक्ट। तो इसकी इक्वेशन क्या है उस पर आ जाते हैं। तो यूलर्स थ्योरी की इक्वेशन ये है, P ये वो लोड है जिसपे स्ट्रट फेल होता है, तो इसमें हो रहा है पाई का स्क्वायर, E ये क्या है, मटेरियल का इलास्टिसिटी का कांस्टेंट, I कॉलम के क्रॉस सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन L स्क्वायर, ये है इफेक्टिव लेंथ। अब इसमें आप जैसे जैसे अलग अलग एंड कंडीशन के लिए L की वैल्यू रखते जाओगे वैसे वैसे आपको P मिलता जाएगा। यदि हम दोनों एंड को हिंज मान लें तो अपन ने देखा था बोथ एंड इन हिंज, तो अपन ने देखा था L इक्वल टू L है ना, इसको LE लिख लो आप, ये इफेक्टिव लेंथ है। तो इस केस में P क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर EI बाय L स्क्वायर। फिर यदि दोनों में से एक वन फिक्स और वन हिंज है तो LE क्या देखा था, L बाय रूट 2। तो ऐसे में P क्या आएगा, पाई स्क्वायर EI बाय, यहाँ पे LE की जगह रखेंगे L बाय रूट 2 का स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा, पाई स्क्वायर EI बाय L स्क्वायर बाय 2, तो ये 2 ऊपर आ जाएगा। तो ऐसे में क्या बनेगा, 2 पाई स्क्वायर EI बाय L स्क्वायर, L स्क्वायर, गलती से यहाँ 2 लिख दिया था, L स्क्वायर है। इसका मतलब क्या है, अगर दोनों एंड हिंज हैं तो अगर P न्यूटन फोर्स लगाने पे वो टूटेगा कॉलम। तो अगर अपन ने दोनों हिंज की जगह एक फिक्स और एक हिंज कर दिया
तो उससे डबल फोर्स लगाना पड़ेगा, तब वो कॉलम टूटेगा। इससे तो यही पता चल रहा है। तीसरी कंडीशन, बोथ एंड अगर फिक्स हैं, बोथ एंड फिक्स हैं, तो याद हो आपको एल इक्वल टू एल बाय टू है। तो ऐसे में P कितना आएगा, पाई स्क्वायर ई आई बाय एल ई स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे अब, एल बाय टू स्क्वायर। ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और ऊपर आ जाएगा, तो 4 पाई स्क्वायर ई आई बाय एल स्क्वायर। तो अगर दोनों एंड फिक्स कर दिए तो दोनों एंड हिंज के मुकाबले 4 गुना ज्यादा फोर्स लगाने पर वो कॉलम टूटेगा। हाँ, थैंक यू। फिर वन एंड फिक्स एंड वन एंड फ्री, इसमें एल ही क्या है, 2L। तो P क्या आएगा, पाई स्क्वायर ई आई बाय 2L का स्क्वायर, पाई स्क्वायर ई आई बाय 4L स्क्वायर। इस अब देखो यहाँ बोथ एंड हिंज में P आया था, है ना, ये वाला बोथ एंड हिंज से अपन ने कर दिया एक फिक्स लेकिन एक फ्री, तो उसका बटा 4 हो रहा है। ये वाला जो था लोड इतना इतना, वो दोनों एंड हिंज को तोड़ने के लिए काफी था, उसका भी 1/4 लोड से ही ये वन एंड फिक्स और वन एंड फ्री वाला टूट जाएगा। तो ये एंड कंडीशन से बहुत फर्क पड़ जाता है कि कॉलम कैसे कितनी जल्दी टूट जाएगा। आप कितना ही मजबूत कॉलम बना दो, उसकी एंड कंडीशन ढंग की नहीं दी तो जितनी उसकी औकात थी उससे 1/4 लोड पे ही टूट जाएगा। समझ में आई? यही सब इसमें दिया है, इसके लंबे चौड़े फॉर्मूले। तो एक इस तरह का एक टेबल आप बना सकते हो, देखो। तो फॉर्मूला कुल मिला के कुछ इस पैटर्न का बन रहा है, पाई स्क्वायर ई आई बाय एल स्क्वायर, और उसके साथ कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, या तो 1 हो रहा है या सी क्या है 1 है, दोनों एंड हिंज है, तो बोथ एंड हिंज है तो L, 1 फिक्स 1 फ्री है तो 2L। ये आप एक टेबल बना लेना अपने, ये याद रखने के लिए काम आएगा। दोनों एंड फिक्स हैं तो L बाय 2, एक फिक्स है एक हिंज है तो L बाय रूट 2, इससे आपका काम हो जाएगा। और ये फॉर्मूला याद रखना, पाई स्क्वायर ई आई बाय एल स्क्वायर, ठीक है। अब आ जाता है, अगर क्वेश्चन में पूछते हैं कि इस थ्योरी के लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन क्या क्या कमियां हैं इस थ्योरी में, तो सबसे पहला तो जो इसकी थ्योरी में अजम्पशन है, तो पहले जो 2 अजम्पशन है वो क्या है कि कॉलम परफेक्टली स्ट्रेट है, उसके ऊपर जो लोड लग रहा है वो एकदम उसकी एक्सिस पर लग रहा है। ये जो 2 अजम्पशन है ये प्रैक्टिकली अपन मानते तो लेते हैं कि ऐसा है, पर ये संभव नहीं है। कुछ ना कुछ 0.001 mm की एरर तो हो ही सकती है, कुछ ना कुछ तो एरर हो ही जाती है। इंसान कितना एक्यूरेसी से कर सकता है आखिर। तो पहले तो यही है कि यूजुअली द फर्स्ट 2 assumption आर नॉट फुली रियलाइज्ड एंड इन प्रैक्टिस, प्रैक्टिकली ये दोनों पहले 2 assumption नहीं हो पाते हैं। कॉलम में हैव इनिशियल कर्वेचर, हो सकता है कॉलम हल्का सा एक तरफ पहले से ही कर्वेचर वाला हो जो दिखता नहीं है, या डिस्टॉर्टेड हो, थोड़ा सा टेढ़ा हो, या उसके अंदर क्रूकेडनेस हो, या उसके अंदर कुछ कमियां हो ऐसी जिसकी वजह से वो पहले से स्ट्रेट नहीं है। दूसरी बात, इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट नो स्ट्रेंथ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल अपीयर्स इन यूलर्स फॉर्मूला। इसमें आप देखो जो मटेरियल इसमें यूज कर रहे हैं, कंक्रीट या स्टील या लकड़ी, तो इनके मटेरियल की स्ट्रेंथ कितनी आती है, अपन कैसे डिनोट करते हैं, FY से। माइल्ड स्टील है तो FY 250 मेगापास्कल मान लेते हैं, हाई क्वालिटी का स्टील है HYSD तो 415 हो जाता है, FE 500 वाला है तो 500 हो जाता है, 550 हो जाता है।
लकड़ी है तो इसका अलग रहेगा, कंक्रीट है तो इसकी स्ट्रेंथ अलग रहेगी। लेकिन आप देखो किसी यहाँ फॉर्मूले में कभी भी स्ट्रेंथ की प्रॉपर्टी इसमें उपयोग में नहीं ले रहे हैं, मतलब प्योर ज्योमेट्री के ऊपर इसका कैलकुलेशन चल रहा है, मटेरियल की ज्योमेट्री कैसी है, इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा है कि मटेरियल की प्रॉपर्टीज कैसी है। द ओनली मटेरियल प्रॉपर्टी इन्वॉल्व इज इलास्टिसिटी मॉडुलस। तो इससे तो ऐसा पता चल रहा है कि मटेरियल कितना ही सॉफ्ट हो, अगर उसका इलास्टिक मॉडुलस ज्यादा है तो वो ज्यादा लोड में फेल होगा, विच फिजिकली रिप्रेजेंट द स्टिफनेस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मटेरियल। क्रिटिकल स्ट्रेस पीई नाम की एक चीज है, विच इज डिफाइंड एज एन एवरेज स्ट्रेस ओवर द क्रॉस सेक्शन, लोड बटा एरिया, गिवन बाय फॉर स्टैंडर्ड पीई, छोटा पीई है मतलब स्ट्रेस है ये, बड़ा पी अपॉन ए। पीई क्या है, यूलर के द्वारा दिया गया लोड जिसपे फेलियर होगा, उसकी जगह क्या रख सकते हैं, पाई स्क्वायर ई आई बाय ए एल स्क्वायर हो जाएगा, ए पी की जगह रख दिया पाई स्क्वायर ई आई बाय एल स्क्वायर। अब ये जो आई बाय ए है, आई बाय ए, इसका अगर अंडर रूट लेते हैं तो क्या आता है, रेडियस ऑफ गायरेशन। तो आई बाय ए का अंडर रूट नहीं है तो इसका मतलब रेडियस ऑफ गायरेशन का स्क्वायर है। थोड़ी जगह कम पड़ रही, अब ठीक है। तो ये जो पीई है, पीई ये आई बाय ए का अंडर रूट होता है, रेडियस ऑफ गायरेशन को के से भी डिनोट कर सकते हैं। तो मतलब क्या हो गया, आई बाय इक्वल टू के स्क्वायर, मतलब आई कितना हो गया, ए के स्क्वायर। तो इस तरह से यहाँ पे आई की जगह क्या रख दिया है, ए के स्क्वायर। अब ये ए से कट गया तो ये फॉर्मूला क्या हो जाए, पाई स्क्वायर ई, और ये के स्क्वायर और एल स्क्वायर को एक दूसरे के अपॉन में ले गए तो एल बाय के का होल स्क्वायर। ये एल बाय के क्या है, मैंने बताया था स्लेंडरनेस रेशो। तो इससे क्या बन गया एक फॉर्मूला, ये जो बता रहे हैं स्ट्रेस, पाई स्क्वायर ई बटा लैम्डा स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला बन गया। देखो ये लिखा भी है कि इन अबव एक्सप्रेशन एल बाय के इज नोन एज स्लेंडरनेस रेशो। इस फॉर्मूले में जो आ रहा है उसका अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करा जाए तो कुछ इस प्रकार का ग्राफ बन जाता है। ये आपको थोड़ा अभी दिख नहीं रहा होगा, दिख रहा है क्या, ये अच्छे से नहीं दिख रहा। तो यूलर थ्योरी का फॉर्मूला इस ग्राफ से पता चलता है। यूलर थ्योरी का फॉर्मूला, ये लिमिटेशन है, यूलर थ्योरी का फॉर्मूला तभी अप्लाई कर सकते हैं जब एल बाय के या तो 80.4 से ज्यादा हो या 80.4 के बराबर भी हो। 80.4 भी है हो या उससे कम है तो फिर ये यूलर थ्योरी का जो अपन ने पढ़ा पाई स्क्वायर या एल स्क्वायर, ये काम नहीं करता। तो ये लैम्डा है, ये 80.4 क्या है, लैम्डा। तो यूलर थ्योरी कब तक अप्लाई कर सकते हैं, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो उसमें ये लिखा है अगर कि अगर लैम्डा 80.4 से ज्यादा है तो अप्लाई कर सकते हैं, तो वो सही जवाब है। तो साहब एक थ्योरी आई, उसकी कुछ लिमिटेशन पता चली, 80.4 से कम है लैम्डा तो ये थ्योरी अप्लाई नहीं होती। तो उससे मौका मिला दूसरे साइंटिस्ट को कि क्यों ना अपन ऐसी थ्योरी बनाए जो 80.4 से कम है अगर लैम्डा तो भी काम कर जाए। तो वो थ्योरी लेके आया रैंकाइन। अगली क्लास में पढ़ेंगे इसको।